that's our next question. We have to show that this equation equal to 0 can't have all real roots if 2a naught square is less than 15 times a. ठीक है, तो इसके सारे रियल रूट संभव नहीं है, ये हमें यहाँ पे शो करना है. अब पहले तो आपके सामने जब इक्वेशन आती है तो एक बहुत फास्ट बहुत स्विफ्टली आपका दिमाग चलना चाहिए. सबसे पहले तो आप कर्व को एनालाइज करिए, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल को एनालाइज करिए और तुरंत जो डेटा है अपने दिमाग में रख लीजिए. पहला डेटा 5th डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसका मतलब इसके 5 रियल रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम. रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, अदरवाइज 5 रूट्स होंगे, बट रियल रूट्स 5 मैक्सिमम हो सकते हैं. उसके साथ साथ जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, वो आपका +1 है, तो वो पॉजिटिव है. तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि अगर if I have to analyze this question like I am solving it, तो सबसे पहले हम ये सारे एनालिसिस कर लेंगे. हो सकता है इसकी आवश्यकता हमें तुरंत अभी ना पड़े, बट अगर एनालिसिस है तो कहीं जरूरत पड़ेगी तो दिमाग में तुरंत आएगा, अच्छा हाँ ये तो हमने पहले सोच लिया था, ठीक है, कि ये हमें पता है, so you will be able to use it. तो जितना एनालिसिस आपको पॉलिनोमियल से संबंधित हो सकता है वो हमने एनालाइज किया. एंड आई एम क्लेमिंग हियर, सी since it's a odd degree polynomial with leading coefficient positive, तो ये -infinity से शुरू होगा, घूम घाम के +infinity चला जाएगा. Now I assumed here that this equation has 5 real roots. तो मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 रियल रूट हो गए. ठीक है, रोल्स थ्योरम वापस से लग रहा है बच्चों. ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा let this equation fx is equal to, so this is x raised to the power 5 minus a naught x raised to the power 4 plus 3a x cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. ठीक है, तो मान लिया ये आपकी यहाँ पे इक्वेशन है इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के हमने मान लिए has all 5 real roots, so has 5 real roots, और जिसका कर्व हमने यहाँ पे बनाया है. तो अब फिर से वही रोल्स थ्योरम व्हिच वी डिस्कस फ्यू मोमेंट्स बिफोर, कि आपके दो रूट्स के बीच में एक रूट आपका, अब उसके डेरिवेटिव इक्वल टू 0 की जो इक्वेशन है उसका होगा ही होगा एटलीस्ट 1 root, real root of f dash x equal to 0 between any two roots of fx is equal to 0. ठीक है, तो मतलब वही टर्निंग पॉइंट से है, that I have already explained. So now you can write this imply f dash x. So how much is it? 5 times x raised to the power 5 minus 4a naught x raised to the power 3 plus 9ax square plus 2bx plus c equal to 0 has, now I'm writing here this thing, note this, exactly 4 real roots. Now why did I use the word exactly 4 real roots? Exactly क्यों बोला? नॉर्मली तो भाई बार बार हम क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट 1 रूट बिटवीन 2 रूट्स ऑफ f dash x इक्वल टू 0. किसके? तो f dash x इक्वल टू कम से कम एक रूट होगा, तो भाई 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, कम से कम 4 रूट्स होने चाहिए. बट आई रोट एग्जैक्टली 4 रूट्स. रीजन ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, आप इसको ध्यान से देखें. ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है एंड आई कमिटेड एन मिस्टेक हियर, सो इट शुड हैव बीन like 5x raised to the power 4. Now the degree of this polynomial equation, तो इसके आप डिग्री को देखें, ये 4 डिग्री का इक्वेशन है. 4 डिग्री का इक्वेशन के लिए अगर आपसे कह रहा है कोई कि एटलीस्ट 4 रियल रूट्स होने चाहिए, तो आप जानते हैं 4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, कम से कम 4 होने चाहिए, और 4 से ज्यादा हो नहीं सकते. तो मतलब क्या? मतलब हो गया exactly 4 real roots. Now you will continue like this. तो अगर if I assume this to be function g of x, तो g of x equal to 0, तो अगर हम यहाँ पे g of x मान लें, तो इस equal to 0 के अगर 4 रियल रूट्स हैं तो इसके डेरिवेटिव g dash x equal to 0. ठीक है, so which will be obviously f double dash x. तो ये हो जाएगा आपका 20x cube minus how much 12a naught x square plus 18ax plus 2b equal to 0 will be having exactly 3 real roots, isn't that? So now कंटिन्यू लाइक दिस, आप ऐसे ही इसे कंटिन्यू करते रहें. तो अगर इसके 3 रियल रूट हैं तो वापस से हम आगे बढ़े और हमने कहा कि भैया एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x, तो दैट विल बी 60 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 24a नॉट x plus 18a equal to 0 will be having has exactly 2 real roots.
अब देखिए यहां तक हम लोग पहुंच गए और यहीं तक पहुंचना था। क्यों? क्योंकि एक बार आप जब क्वाड्रेटिक में पहुंच जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब तो हम लोग झेल जाएंगे, अब तो हम लोग झेल जाएंगे इन द सेंस लोग क्वेश्चन तो आप निकाल ही लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक एनालिसिस अपने पास है, काफी एनालिसिस अपने पास उसका, ठीक है, काफी इंफॉर्मेशन है। तो अब यहाँ तो बहुत सीधी सी बात है, अगर इसके दो रियल रूट्स होने हैं तो इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा? सो दिस इज 24a0 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 60 इंटू 18a, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। तो ये जो है ये अब इसके साइन पे बात आएगी, तो अब हमने यहाँ पे से लिखा दिस इम्प्लाइड डिस्क्रिमिनेंट इज, अब यहाँ पे 12 इंटू 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है और 6 इंटू 2 यहाँ पे है, उसके बाद भी एक 2 बच रहा है, तो ये आपका यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 144 इंटू 2 विच इज 288, isn't that 288 बाहर आ जाएगा। तो ये बचा यहाँ पे 576, तो 2a0 स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे एक 5 बचा और ये 3 बचा, तो माइनस 15a ये बचा। अब अगर ये शून्य से बड़ा होता है, now this greater than 0 imply f triple dash x equal to 0 has exactly टू रियल रूट्स, इसके दो रियल रूट्स होंगे अगर ये यहाँ पे इससे बड़ा हो जाता है। बट देखिए समझिए, हमने जो माना है दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पे ये दिया गया है कि दिस इक्वेशन कांट हैव ऑल रियल रूट्स, और हमने माना है कि इसके सारे के सारे रूट्स जो हैं वो रियल ही हैं। तो अब देखिए उल्टी बात हुई, अगर इसके 5 रूट हो नहीं सकते तो इसका मतलब कर्व 4 बार तो टर्न नहीं ले रहा होगा, तभी तो 5 रूट नहीं हुए। या आई एम सॉरी फॉर दैट स्टेटमेंट, दैट वोंट बी ट्रू। पॉइंट है कि अगर इसके 5 रूट्स नहीं हैं, ठीक है, नहीं होने हैं, तो ये जो हम इम्प्लाई करके चल रहे हैं इसमें कॉन्ट्रडिक्शन देखिए यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे अगर हम कह दें दिस इम्प्लाई इफ d इज लेस देन 0, अब उल्टा चलिए देखिए d इज लेस देन 0, क्योंकि हमें 5 रूट्स हमने मान के चले जो कि हमें होने नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसको कहीं ना कहीं हमें निगेट करना है, तो हमने लास्ट में निगेट किया कि भाई देखो अगर 5 रूट्स हमें जो माना हमारे असम्पशन गलत था तो ये गलत होना चाहिए, तो d को लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहां से एक तो कंडीशन आ जाती है, कंडीशन आ गई आपकी 2 टाइम्स a0 स्क्वायर माइनस 15 टाइम्स a हैज टू बी लेस देन 0, एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव। बट द पॉइंट हियर इज कि अगर इसके दो रियल रूट्स नहीं हुए, मतलब अगर देखिए ये तो क्वाड्रेटिक है, ऐसा तो हो सकता है इसका एक रियल रूट हो, इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो हमें पता है वो पेयर में होते हैं, ठीक है। तो इसका एक भी अगर रियल रूट नहीं है, इसका मतलब ये जो आपका ये जो कर्व ऑफ दिस फंक्शन f ट्रिपल डैश x ये टर्न ले ही नहीं रहा है, बात समझिएगा। और अगर ये टर्न लिया नहीं तो बिना टर्न के इसके 3 रूट्स हो नहीं सकते, क्योंकि टर्न तो लेना पड़ेगा ना भाई, 3 रूट्स के लिए 2 टर्न तो नेसेसरी हैं। तो ये 3 रूट्स नहीं होंगे तो इसके 4 नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली ऊपर जाते जाते आप कह सकते हैं कि इसके 5 रूट्स नहीं होंगे। So this is how you can claim that if d is less than 0 then this equation can't have all 5 real roots. Got that point? ठीक है। वैसे एक गलती से जो स्टेटमेंट निकल गया था, तो अब हम बता देते हैं कि गलती कहां थी। आप लोगों ने अगर समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे स्टेटमेंट क्या निकल गया था कि अगर इक्वेशन के 5 रियल रूट्स नहीं है तो उसका जो डेरिवेटिव उसके 4 रियल रूट्स नहीं हो सकते। दिस नॉट ट्रू। रीजन क्या है? रीजन देखिए, टर्न तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है रूट एक भी ऐसे निकल जाए, ठीक है। और एक ही रूट है तो 1 2 3 4 5 6 टर्न होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे चला गया। तो ये नहीं है कि अगर रूट्स fx इक्वल टू 0 के नहीं है तो दैट डजंट मीन कि वो फंक्शन का जो उसके डेरिवेटिव इक्वल टू 0 के रूट्स नहीं होंगे। लेकिन उल्टी बात पक्की है, अगर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 के रूट्स नहीं है तो फिर एक से ज्यादा रूट हो नहीं सकते। 2 रूट होने के लिए फंक्शन इक्वल टू 0 के, 2 रूट्स होने के लिए उसके डेरिवेटिव इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट होना आवश्यक है। So with the help of that then we move back and claim that this can't have all 5 real roots, ठीक है। So that was again a question based on Rolle's theorem, an important question, ठीक है। काफी कुछ था इस क्वेश्चन में बच्चों। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट यूसेट, यानी कि स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ड्रॉपर्स, यानी कि जो स्टूडेंट ड्रॉपर्स हैं, यानी कि 12th पास कर चुके हैं और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये यूसेट का एग्जाम है जो कि 11 और 12 सितंबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा, ठीक है बच्चों। अगर आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हो, यानी कि आप टॉप 1000 रैंकर्स में आते हो, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा अनअकैडमी पे, ठीक है।
ऊपर से आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। और आपको इस टेस्ट को देने से, क्योंकि इसका एनालिसिस भी आपके पास आएगा, कौन से एरिया के कौन से टाइप के क्वेश्चन आप वीक है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। एकेडमिक प्लान मिलेगा आपको कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो कैसा होगा ये क्वेश्चन पेपर, इसमें 90 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट्स आपको मिलेंगी, ठीक है ना। जेईई मेन का पैटर्न होगा, ठीक है ना। अगर आप इसमें बहुत बेहतरीन रैंक लेके आते हो, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप 1.6 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हो, यानी कि ये पूल ऑफ अवार्ड्स है, ठीक है। अब बच्चों, जब भी आप इसको एनरोल करोगे तो एनकेसी सर लाइव कोड डालना मत भूलना। इट्स अ फ्री कोड, ठीक है ना। आप इसमें फ्री अप्लाई कर सकते हो इस कोड की हेल्प से, ठीक है। अब कुछ और ऑफर्स है बच्चों अनअकैडमी पे। अगर आपको महाराष्ट्र बोर्ड में हो आप और उसके साथ आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना, तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप 2 साल के स्टूडेंट हो, यानी कि 11th 12th पूरा करना है, साथ साथ में आपको आईआईटी की प्रिपरेशन भी करनी है, तो आपको 56,103 में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फॉर 24 मंथ्स। और 12 मंथ्स के लिए, यानी कि अगर आप 1 साल के लिए लोगे तो आपको 38,602 में मिल जाएगा। अब अगर आपको आईआईटी जेईई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए और साथ में 11th 12th की सीबीएसई की क्लासेस, यानी कि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो और आपको आईआईटी जेईई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आगे बढ़ना है, तो आपकी 24 मंथ्स की फीस है 100,100, ठीक है। अब 1 ईयर की, यानी कि 12 मंथ की 65096। और ये ऑफर 14 सितंबर तक वैलिड है। बस कब तक वैलिड है? 14 सितंबर तक। ये पिछले वाला ऑफर भी आपके पास 14 सितंबर तक ही वैलिड है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपकी 2 ईयर की फीस होगी 56,097। आईआईटी के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन आपको करनी है तो 56,097 24 मंथ्स की है और 38,599 12 मंथ्स की है। ये ऑफर भी 14 सितंबर तक ही वैलिड है, ठीक है बच्चों। और ये सीबीएसई का नॉन आइकॉनिक है। ये आईआईटी जेईई के साथ अगर आपको सीबीएसई की प्रिपरेशन करनी है तो 30 मंथ्स का, ठीक है ना, कितना है 68,799, ठीक है बच्चों। तो ये ऑफर्स हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी की तरफ से आए हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एनरोल कर लीजिए और ये कोड डालना ना भूलिए, एनकेसी सर लाइव, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, थैंक यू। कैलकुलस के क्वेश्चन से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रल है 0 to 10 पाई मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अच्छा, ये इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस है एक तो इस तरह के स्टेटमेंट को एनालाइज करना। How can we analyze this type of statement? It's really simple. If at all we know the curve of the equation, curve of the respective function, sorry, not the equation but respective function. अगर हमें functions के कर्व पता है तो maximum मतलब अगर 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, उसमें से ऑब्वियसली जिसका कर्व सबसे ऊपर है जिस इंटरवल में, उस इंटरवल में वो फंक्शन मैक्सिमम है, ठीक है। तो अलग अलग इंटरवल में अगर अलग अलग कर्व जिसका कर्व सबसे ऊपर है उन इंटरवल में वो फंक्शन मैक्सिमम कहलाएगा। सो इफ आई से लेट एफ ऑफ एक्स बी, हमारा जो एफ ऑफ एक्स है हमने कहा मैक्सिमम ऑफ साइन ऑफ एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स का कर्व हमें याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का जो कर्व है वो कुछ इस तरह से होता है, y इज इक्वल टू एक्स, ये होता है y। अच्छा, 0 से 10 पाई है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 0 से 10 पाई का मतलब कहने का सिर्फ अभिप्राय इतना है बच्चों कि 0 के लेफ्ट साइड पर हमारा कोई खास कंसर्न है नहीं। तो ये होता है आपका y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो ये है y इज इक्वल टू एक्स जब x आपका -π/2 से π/2 है, ठीक है। तो ये यहां से लेकर मान लीजिए -π/2 से लेकर ये हो गया आपका ये π/2 तक, और उसके बाद ये इस तरह से चला जाता है, ठीक है। और ये हो जाता है पॉइंट पाई, फिर ये इधर से घूम के फिर ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3π/2 और ये पॉइंट हो जाएगा, मान लीजिए ये हो गया आपका 2π, ठीक है। सो दिस इज लेट मी मेक गेट द थिंग्स क्लियर हियर, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियरिटी ले आते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, सो दिस इज योर 3π/2 हियर, और ये जो पॉइंट एंड में है मान लिया हमने से ये 2π है, ठीक है। तो 0 से लेकर 2π तक हमने कर्व बनाया। उसका रीजन अगर आप लोग समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो फिर अभी हम आपको बताते हैं। बट
ये हो गया। अब देखिए दूसरा है आपका फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन वेव तो आपको तो बहुत अच्छे से पता ही है बच्चों, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन एक्स जो है, जब एक्स पॉजिटिव है तो साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन एक्स। साइन एक्स जो है वो हमेशा एक्स से छोटा होता है जब एक्स पॉजिटिव है, और अगर एक्स निगेटिव है तो वो साइन एक्स हमेशा एक्स से बड़ा होता है। मतलब ये है कि साइन एक्स का जो कर्व है वो इससे नीचे ही रहेगा और पाई बाय 2 पे 1 होगा, और ये वापस से आके उसके नीचे होके ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो कर्व है वो फिर हमने कहा निगेटिव साइड पे साइन एक्स बड़ा हो जाता है, तो ये ऐसे आके और ऐसे हो जाएगा। तो ये दोनों कर्व हमने बना लिए। येलो कलर में जो है वो आपका साइन एक्स का कर्व है, और बाकी जो लाइंस में दिख रहा है वो आपका स्ट्रेट लाइंस का जो पार्ट्स में दिख रहे हैं वो आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का कर्व है। एंड देन एज आई सेड, जैसे हमने आपसे कहा कि जो फंक्शन जहां पे ऊपर दिख रहा है जिसका कर्व ऊपर, वो फंक्शन बड़ा, ठीक है। तो 0 से 2 पाई, सो नाउ आई कैन राइट दैट f ऑफ x इज 0 से 2 पाई, सॉरी 0 से लेकर पाई तक, आई एम सॉरी 0 से लेकर ये पाई तक आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का कर्व ऊपर है। तो fx इज एक्चुअली साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स when x lie between in the interval maybe 0 to pi here, 0 to pi। हमने अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि पाई पे दोनों कर्व मिल रहे हैं, तो आप चाहे यहाँ पाई इंक्लूड करें चाहे अगले स्टेप में करें। और पाई के बाद जो है फिर आपको ये दिख रहा है कि ये जो येलो साइन एक्स का कर्व है वो व्हाइट वाले कर्व के ऊपर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स का कर्व जब x आपका पाई से लेकर 2 पाई तक है। ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 पाई तक ये हिसाब हो गया। अब बात ये है कि चूंकि दोनों ही फंक्शन साइन एक्स एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन भी आपका पीरियोडिक है फंडामेंटल पीरियड 2 पाई के साथ, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी आपका पीरियोडिक है फंडामेंटल पीरियड 2 पाई के साथ, बिकॉज साइन एक्स जो है अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक होता है बच्चों, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स भी पीरियोडिक है, तो पूरा का पूरा फंक्शन जो f ऑफ x है वो एक्चुअली पीरियोडिक है 0 से 2 पाई, मतलब 2 पाई के इंटरवल पे। इसलिए हमने यहाँ पे ये जो एनालिसिस है सिर्फ 2 पाई 0 से 2 पाई तक की, और कर्व भी हमने 0 से 2 पाई तक ही कंसीडर किया, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई, लेकिन अभी बात अंत नहीं हुआ है बातों का। उसका कारण ये है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये कोई सिंगल फंक्शन नहीं है। फंक्शन आप देख रहे हैं शार्प टर्न्स है, इसका मतलब ये अलग अलग पार्ट है। तो एज यहाँ तो हमने लिख दिया कि ये जो लाइन आपकी जा रही है ये तो y इज इक्वल टू x है, बट इस लाइन का क्या, इसके बाद तो हमें पाई के बाद तो चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो अब उसको आप ऐसे समझें कि ये एंगल हमेशा 90 होता है, तो अगर ये इसका स्लोप 1 है y इज इक्वल टू x का, तो इसका स्लोप हो जाएगा y इज इक्वल टू -x -1, तो y इज इक्वल टू -x, और आपको दिख रहा है कि ये पाई से पास कर रहा है, तो पाई इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर x को पाई रखते हैं तो y 0 आना ही चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे प्लस पाई होना चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं तो इसका मतलब अगर आपको कर्व का अंदाजा है तो इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सब आप अपने आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। बस कर्व का अंदाजा होना चाहिए। और वैसे भी साइन एक्स का जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का कर्व है वो पहाड़ टाइप चलता है, ऐसे 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 चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप उसकी इक्वेशन अपने आप जो करस्पॉन्डिंग लाइंस हैं वो लिख सकते हैं बच्चों। तो इसका मतलब अब अगर हमें फंक्शन को यहाँ ब्रेक करना है तो अब हम इसे लिखेंगे। सो दैट मीन्स आवर फंक्शन f ऑफ x इज, तो f ऑफ x हो गया आपका y इज इक्वल टू x। x जब x है आपका 0 से लेकर पाई बाय 2, ओपन और क्लोज इंटरवल वैसे तो लिख सकते हैं, लिखना चाहिए भी, लेकिन वी कैन बी अ बिट कैजुअल है। रीजन भी समझ लीजिए, क्योंकि जब आप डेफिनेट इंटीग्रेट करते हैं तो किसी एक पॉइंट पे इंटीग्रल का कोई सेंस नहीं बनता है। बात समझिए, हम 0 क्लोज करके हम लिमिट को कंसीडर करें इंटीग्रल का 0 से पाई बाय 2 और 0 पाई बाय 2 दोनों क्लोज करके माने, या दोनों को ओपन करके लिमिट का इंटीग्रल की लिमिट हम कंसीडर करें 0 से पाई बाय 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है कि x इज इक्वल टू 0 लाइन या x इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन का एरिया ही तो होता है डेफिनेट इंटीग्रल बच्चों। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, एरिया ही तो है, वो बात अलग है। विदाउट मॉडुलस वो अलजेब्राइक एरिया कहते हैं उसे, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया ऑफ रीजन्स व्हाटएवर, ठीक है, बट एरिया ही डिनोट कर रहा है। तो लाइन का एरिया, लाइन की डेफिनेशन ही यही है जिसका एक डायमेंशन लेंथ, विड्थ है ही नहीं, उसे विड्थ नहीं है।
तो लाइन सिंगल डायमेंशन होती है, तो सिंगल डायमेंशन इट हैज नो विड्थ, दैट मींस जीरो एरिया। तो इनफाइनाइट लाइंस आप ऐसे छोड़ते चले जाइए, ठीक है, एरिया उसमें इंक्लूड नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर यहाँ पे क्लोज और ओपन का कुछ खास मतलब बनता नहीं है। और इसी तरह से अगला y क्या है, ये है माइनस एक्स प्लस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस पाई जब x आपका पाई बाय 2 से पाई है। और फिर आपका ये तो पक्का ही है, इसमें तो कोई चेंज है नहीं, x जब x आपका पाई से 2 पाई है बच्चों। सो व्हेन x इज बिटवीन पाई टू एंड पाई एंड 2 पाई, ठीक है, तो ये हो गया आपका पाई से 2 पाई, ये फंक्शन हो गया। अब इंटीग्रल पे आते हैं और आई है आपका, तो देखिए इंटीग्रल की प्रॉपर्टी याद करिए कि 0 से n टाइम्स द पीरियोडिक फंडामेंटल पीरियड ऑफ अ फंक्शन t। एफ ऑफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड यदि t है तो 0 से n टाइम p, ये हो जाता है n टाइम्स 0 टू t एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, इजंट दैट। तो ये यहाँ पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी लगी, यहाँ पे ये कर्व की हेल्प से एनालिसिस था मैक्सिमम या मिनिमम। इसी तरह से अगर मिनिमम होता तो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे साइन एक्स आता और यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आता। एनालिसिस एक जैसा ही है बच्चों, ठीक है। तो बस एक बार समझने की आवश्यकता, उसके बाद आप समझ ही जाएंगे। तो कैपिटल आई कितना, तो कैपिटल आई हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम ब्रेक करेंगे क्योंकि इंटरवल ऑब्वियसली जहां जहां फंक्शन चेंज हो रहा है वहां तो आपको इंटरवल को ब्रेक करना ही होगा। सबसे पहले हमने यहां से 5 बाहर ले लिया, तो 0 से 2 पाई एंड दिस इज व्हाटएवर इट वाज एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड एज 2 पाई। अब इस 2 पाई को हम ब्रेक करेंगे, तो 5 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 और एफ एक्स कितना है एक्स dx प्लस पाई बाय 2 से पाई एंड दिस इज माइनस एक्स प्लस पाई विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पाई से लेकर 2 पाई, और ये है आपका फंक्शन साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x एंड दैट्स इट। अब आप लोग इसे बहुत ही सरलता से हल कर सकते हैं, वी नो इट, ठीक है। तो आप इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा सो निहाल वही आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन जिसमें कि 2-3 कंसेप्ट पीरियोडिक फंक्शन वगैरह वगैरह इन्वॉल्व थे, सो वी डिस्कस इट इन डिटेल हियर। So now see, moving to this question which is like solve this differential equation। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी सामने आएगा, वैसे तो एडवांस में एक्सपेक्टेड इतनी आसानी से नहीं है कि वो होमोजीनियस फॉर्म हो जाए या सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो, हाईली अनलाइकली। हाँ, एलडी हो सकता है एक फॉर्म अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म अच्छा आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू में फाइंड ईदर वर्ड प्रॉब्लम्स इन एडवांस लेवल क्वेश्चंस, और ये भी एक फॉर्म है यहाँ पे। जब अगर आप उसे एलडीई होमोजीनियस फॉर्म या आप सिंपल उसे जैसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं देख पा रहे हैं, नहीं है वो, इन तीनों में से कोई भी फॉर्म नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, तब आप उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं बच्चों। देन वी ट्राई टू कन्वर्ट इट टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि अगर आपके सामने आ जाए x dy प्लस y dx, वैसे तो इसकी एक परफेक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन है, बट दैट इज इन हायर मैथमेटिक्स, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो हम समझ ही रहे हैं ना, इसे हम d ऑफ x y लिख सकते हैं, मतलब 2-3 जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं उसको कंबाइन करके अगर हम सिंगल डेरिवेटिव टर्म बना लें, जैसे d ऑफ t बना लें, तो d ऑफ t इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये है इसका पर्पस। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ऑब्वियसली क्या हम इसमें वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, तो हाईली अनलाइकली नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। होमोजीनियस तो है ही नहीं, ये 10 डिग्री है, 2 डिग्री है, बिल्कुल नहीं। और क्या फिर से वही बात है, क्या ये कन्वर्ट होता दिख रहा है हमें LD में, तो आई डोंट थिंक सो, आई कांट सी इट बीइंग कन्वर्टेड टू LDE फॉर्म। तो इन तीनों में से जब नहीं दिखा तो फिर हमारा सारा फोकस, सी दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू हाउ आई विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट। तो फिर अब हमारा सारा फोकस है कि इसे हम अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में सोचना शुरू करें, टर्म्स को कंबाइन करें और देखें कि क्या हमें उनका डेरिवेटिव दिख रहा है, मिल रहा है या नहीं, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ पर सी हाउ टू स्टार्ट। यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर कॉमन लगा, थोड़ा पेशेंस से करेंगे, आराम आराम से। एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका x रेज टू द पावर 4 y रेज टू द पावर 4 प्लस 1 dx।
isn't that? और दूसरी तरफ है आपका 1 dx, तो dx तो हमने बाहर ले लिया, माइनस यहां से x y कॉमन दिख रहा है, ठीक है, और that was dy I suppose, yeah, so that was dy, how you can have dx both the sides, तो फिर तो वो dy by dx के फॉर्म में आएगा ही नहीं बच्चों, so that was dy, okay, so dx minus, अब इन दोनों में से हमने xy minus xy कॉमन ले लिया, so you got x4 y4 raised to 4 plus 1 dx, ठीक है, तो कम से कम एक चीज तो यहाँ दिख रही है और वो शायद हमें हेल्पफुल होगी, वो ये है जो कि कॉमन टर्म है, तो चूंकि कॉमन है तो उसे जरा अपने साथ लेकर आते हैं और उसके साथ साथ ये भी दिख रहा है, यस, डिवाइड बोथ द साइड बाय एक्स, बोथ साइड्स बाय एक्स। देखिए एक चीज समझिए ना, अगेन यू मस्ट बी थिंकिंग अचानक से क्या, अचानक से कैसे, तो मतलब ये है कि आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, एक्स वाई रेज टू द पावर 4 है, एक्चुअली ये है क्या, ये जो है वो है x इंटू वाई होल रेज टू द पावर 4। अब अगर इसे हम एज इट इज जो हम लेके चले, क्योंकि दोनों में कॉमन दिखा दो, इसका मतलब ये एक सिंगल टर्म की तरह से काम कर रहा है। अब अगर ये एज इट इज कहीं इंटीग्रेशन में आता है तो इंटीग्रेट तो हम सिर्फ तभी कर पाएंगे जब d ऑफ एक्स वाई भी मिले, तब हम एक्स वाई को अगर t मानेंगे तो t रेज़ टू 4 प्लस 1 dt बन जाएगा। तो d ऑफ एक्स वाई, ये जो बाय चांस हमने कोइंसिडेंटली ये जो हमने आपको एग्जांपल से समझाया वही हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर d ऑफ एक्स वाई मिल गया तो ये भी तो एक्स वाई का डायरेक्ट फंक्शन है, हम एक्स वाई को t मान लेंगे, ये हो जाएगा t रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 with respect to t and then we can directly integrate it। तो वहां से वो चीज सोची हमने, ठीक है। अब एक चीज देखिए क्या दिख रहा है कि यहां से अगर x हटा लिया जाए तो ये y dx है, और यहां से x हटा लिया जाए तो x dy है, और बन गया, ठीक है। तो x से डिवाइड कर देते हैं, दैट्स व्हाट आई सेड। तो x से डिवाइड किया तो ये हो गया x टाइम्स x रेज़ टू द पावर 4 y रेज़ टू द पावर 4 प्लस y प्लस 1 टाइम्स dy, उसको उठा के इधर लिया, x से डिवाइड किया, x गायब हो गया, y times x raised to the power 4 y raised to the power 4 plus 1 and then dx, और ये हो गया dx by x and we are done। हो गया बच्चों, ठीक है। कैसे हो गया? तो ये देखिए, अब दिख ही रहा होगा, you take x y raised to the power 4 plus 1 common, what are you left with? x dy plus y dx is equal to dx by x, ठीक है। तो ये आ गया आपका x y होल रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 टाइम्स d ऑफ x y is equal to dx over x। So now if you if now we have to integrate it, so obviously I treat it as t raised to the power 4 plus 1 dt is equal to dx by x, integrating both the side and then you get the answer, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट कर ही लेंगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी अप्रोच दिस। तो बात ये है कि अगर आप होमोजीनियस फॉर्म जो आपके 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है और उससे रिलेटेड जो 2-3 उसके सब फॉर्म्स हैं, उनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा तो आप अगला तुरंत आप अपनों को स्विच करें दूसरे गियर पे और आप आ जाएं एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में, उस पर दिमाग लगाना शुरू करें। कुछ कॉमन आता है, देखिए सबसे बड़ा आइडिया ही हमें यहीं से आया कि यहाँ से हमें दिख गया इन दोनों कॉमन लेके, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके, कि x raised to the power 4 y raised to the power 4 plus 1 दोनों में दिख रहा है। तो अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो why not to target it? So that's the basic instinct, बिल्कुल बेसिक सी मैथमेटिकल इंस्टिंक्ट है। अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो सबसे पहले आप कॉमन वाले पे फोकस करें, कुछ कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाए या पूरे इस एक्सप्रेशन से बाहर आ जाए, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो ही जाता है। So that's why I moved ahead with that instinct here. So that's our next question. Next question is again we have to solve here a differential equation. Differential equation का question है x into y times sin of xy plus cos of xy whole times y dx plus वापस से यही टर्म minus cos of xy and this is I think there is a mistake, definitely यहाँ पे ये गलती हुई होगी, so I am correcting it, आप भी इसे देख लीजिएगा। अगर हो जाता है इसको x dy मान के, इसका मतलब जो हमने करेक्शन किया है ये सही है। Now again I am doing it just because हमें ये सिमेट्रिकल थोड़ा सा दिखा, ये y dx है तो इट्स हाईली लाइकली कि x dy ही होना चाहिए था। So I am expecting कि ये I am like of the opinion that this is some like typing error, तो वो मान लेते हैं यहाँ पे x dy equal to 0 है। Now again फिर से वही बात कि क्या हम इसे देख पा रहे हैं किसी फॉर्म में, तो आंसर ऑब्वियसली नो। साइन के अंदर x into y है, कॉस के अंदर x into y है, तो कहां से ये कोई फॉर्म हमें
दिखेगा। तो फिर से बात वही है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। फिर से एक बार हम इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। अब जरा एक बार एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो ये है, x इंटू वाई जो है ना, उससे थोड़ी सी मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, जो बाहर एक्स वाई है। सो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x इंटू वाई। तो ये आ गया आपका x इंटू वाई, जब अंदर गया तो ये हो गया साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई ओवर होल टाइम्स एक्स वाई टाइम्स वाई डी एक्स, प्लस ऐसा ही कुछ यहां भी दिखेगा, साइन ऑफ एक्स वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स वाई टाइम्स एक्स डी वाई। ओके, सो ये है, ठीक है। बट अभी भी कुछ खास होता दिख नहीं रहा है, बट अगेन लेट्स मूव अहेड, बढ़ते रहते हैं, देखते हैं जो भी जैसा फॉर्म जहां कहीं दिखेगा, ठीक है। तो पहले अब जरा इसे y dx को अंदर लेके आते हैं, लेट्स सी। तो ये हो गया y टाइम्स साइन ऑफ एक्स वाई dx प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई बाय एक्स dx, ओके ओके, ठीक, प्लस x टाइम्स साइन ऑफ एक्स वाई dy माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई ओवर वाई डी वाई इक्वल टू 0। ओके, देखिए दिखा ना, ये दिखा, दैट्स इट। फिर से वही दिखा, क्या दिखा बच्चों, साइन एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, क्या बना वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और इन दोनों में cos कॉमन ले लेते हैं, cos ऑफ एक्स वाई, तो dx बाई एक्स माइनस dy बाई वाई, सीम्स की हो गया, ठीक है। तो अब इसको हमने लिखा है यहां पे, सो आई विल बी राइटिंग दिस एज साइन ऑफ एक्स वाई dx वाई प्लस, अभी ये cos वाला फंसा है लेकिन आई बिलीव ये हो चुका है, dx बाई एक्स, इसका मतलब जो हमने करेक्शन किया वो सही था, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल सा एक होता है कि अब सिमेट्रिकल क्वेश्चंस नॉर्मली होते हैं मैथ्स में। आप शुरुआत के कुछ टर्म देख लें, एक लंबा सा एक्सप्रेशन है तो आगे के टर्म्स कई बार गेस हो जाते हैं। तो y dx देखा तो एक छोटा सा एक नॉर्मल सी फील है कि x dy ही होना चाहिए था, सो दैट्स व्हाई करेक्टेड, और क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। अब cos से डिवाइड कर दिए, देखिए क्वेश्चन हो गया, बाकी उठा के उधर ले जाए, कहानी हो गई खत्म। तो डिवाइडिंग बाय cos ऑफ एक्स वाई, तो ये हो जाएगा tan ऑफ एक्स वाई, और ये देखिए एक्स वाई का फंक्शन आ गया dx वाई, ठीक है। और बाकी एज आई सेड उठा के उधर ले गए तो ये उठ के उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाय वाई माइनस dx बाई एक्स, और ऑल आर इंटीग्रेबल, ऑल आर सिंपली इंटीग्रेबल, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड tan ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो गया dy बाय y व्हिच इज ln ऑफ y माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 by x with respect to x, and then again as I will say, आप इसे आराम से बहुत ही सरलता से आगे हल कर सकते हैं, you will be able to solve it, आप इसे बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों।